नमस्कार मेरे आत्मीय मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी यूरोप में अंध युग के बारे में, यानी कि डार्क एज इन यूरोप, जो कि तीसरी शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक रहा था, जिसमें हमने देखा था उसके सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, धार्मिक कारण, राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण और वैज्ञानिक कारण, साथ ही साथ हमने पर्यावरणीय कारणों को भी देखा था कि किस तरह यूरोप में धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे वहाँ पर वैज्ञानिक जो सोच थी उसका पतन होने लगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है भूगोल में अरबों का योगदान, यानी अरब कंट्रीज टू ज्योग्राफी। ठीक है, अरब कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और इस वीडियो से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित जो पीडीएफ होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो अरब है वो है क्या। आपने अरब प्रायद्वीप का नाम सुना होगा। ठीक है दोस्तों, चूँकि इस भाग में अरबी भाषा चलती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अरबी भाषा चलती है यहाँ पर ज़्यादा, इसलिए इसे अरब प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और प्रायद्वीप आपको पता है कि भूखंड का वह भाग जो तीन ओर से वाटर यानी कि जल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो ये भाग आप देखेंगे जब, तो ये आप पाएंगे कि ये तीन ओर सागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपकी लाल सागर है। ठीक है, और इस तरफ आपका फारस की खाड़ी है, और इस साइड आपका अरब सागर, यानी कि तीनों सागरों से घिरा हुआ है, और बीच का ये भूखंड है, तो इसे हम प्रायद्वीप कहेंगे। और यहाँ पे अरबी भाषा चलती है, इसलिए अरब प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ देश आते हैं, उन्हें भी देख लीजिए आपका, जैसे जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, कतर, यूएई, ओमान, यमन और सऊदी अरब। प्रमुख देश आपका सऊदी अरब ही है। ठीक है, तो ये अरब कंट्रीज हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो क्रमशः यूनानी और रोमन साम्राज्यों के पतन के पश्चात यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता और राज्यों के बिखराव का समय था, जिसमें भौगोलिक ज्ञान पर ईसाई धर्मांधता और अंधविश्वास का पर्दा छा गया था। ये हमने पहले भी बताया था आपसे। पूर्ववर्ती यूनानी और रोमन मान्यताओं को भुला दिया गया, यानी कि जो भी यूनानी और रोमन विद्वानों ने काम किया था उसे सब भुला दिया गया। और यूरोपीय इतिहास में तीसरी से 14वीं शताब्दी के विज्ञान विमुख अवधि को, विज्ञान विमुख का मतलब है जिसमें विज्ञान की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, अवधि को अंधकार युग यानी कि डार्क एज के नाम से जाना जाता है, जो हमने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, जिस समय यूरोप में अंधकार युग था, तब अरब के भूगोलवेत्ताओं ने 8वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये आपको तिथि याद रखनी है कि जब जिस समय यूरोप अंधकार युग में था, यानी कि कोई वैज्ञानिक प्रगति नहीं हो रही थी, धर्म का बोलबाला था, सभी लोग अंधविश्वास को मानने लगे थे, उस समय अरब भूगोलवेत्ताओं ने यानी 8वीं से 13वीं शताब्दी तक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था। ठीक है, अरब भूगोलवेत्ताओं ने खगोलिकी, गणितीय भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल, मानचित्र कला आदि में उल्लेखनीय प्रगति की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारक थे जिन्होंने अरब के क्षेत्र में भौगोलिक ज्ञान को प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो कौन कौन से कारण थे वो हम देख लेते हैं। यानी अरब में भौगोलिक ज्ञान के विकास के कारक, फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट ज्योग्राफिकल नॉलेज इन अरब। ठीक है, अरब आप समझ गए क्योंकि यहाँ पे अरबी भाषा बोली जाती है, इसलिए ये अरब है। और अरब प्रायद्वीप तो आप समझते हैं कि प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन ओर जल से घिरा हुआ भूखंड, तो आपका अरब होता है। ठीक है, तो कुछ कारक जैसे हैं साम्राज्य विस्तार यानी एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, जिज्ञासु प्रकृति और शासकीय सहायता।
ठीक है। जिज्ञासु का मतलब होता है किसी चीज़ नई चीज़ को जानने के लिए हमेशा प्रोत्साहित रहना, लगातार सीखते रहना, ठीक है। शासकीय सहायता मतलब जो वहाँ के राजा महाराजा थे जिज्ञासु लोगों को सहायता करते थे कि आप जाइए और सर्च करिए, खोज के आइए, ठीक है। तीर्थ यात्रा यानी कि पिलग्रिमेज, व्यापारिक यात्रा यानी कॉमर्शियल ट्रैवल, सांस्कृतिक संपर्क यानी कल्चरल कंटैक्ट, भौगोलिक पर्यावरण यानी जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, इस्लामिक भाईचारा और सामुद्रिक सहायता, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने अरब के क्षेत्र में भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि की या प्रोत्साहित किया, ठीक है। अब हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं साम्राज्य विस्तार यानी एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, ठीक है। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात अरब लोग अरब प्रायद्वीप से बाहर विश्व के विजय के लिए निकल पड़े। अरब प्रायद्वीप आपको बताया भी। उन्होंने 641 ईस्वी और 642 ईस्वी में क्रमशः फारस और मिस्र पर अधिकार कर लिया। फारस की खाड़ी आपको बताई, मिस्र आपको पता ही है, मिस्र पर अधिकार कर लिया। 732 ईस्वी तक समस्त सहारा पर अरबों का अधिकार हो गया, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो 712 में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था, ठीक है। यह पहला अरब आक्रमणकारी कौन था जिसने इंडिया पर आक्रमण किया था 712 में? तो मोहम्मद बिन कासिम था, तो वो भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगामी 60 से 70 वर्षों के भीतर ही अरब साम्राज्य मुस्लिम शासन, अरब साम्राज्य का मतलब मुस्लिम शासन का विस्तार स्पेन, पुर्तगाल, मध्य एशिया, उत्तरी चीन, भारत, पूर्वी अफ्रीका, मलेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया द्वीपों तक भी हो गया। एटलस में आप इन जगहों को देख लीजिए एक बार। स्पेन, पुर्तगाल, मध्य एशिया, उत्तरी चीन, भारत, पूर्वी अफ्रीका, मलेशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि भूगोल जब आप पढ़ते हैं तो आपके सामने एटलस होना चाहिए, और जैसे ही किसी स्थान का नाम आता है आपको एटलस पर उस पर लोकेट करना चाहिए कि ये है कहाँ पर। इससे आपको ज्योग्राफी पढ़ने में और आसानी होगी, ठीक है। इससे अरब वासियों में बाह्य संसार के बारे में जानने समझने की जिज्ञासा तीव्रतर होती गई। जैसे जैसे वो दूसरे देशों पर अधिकार करते गए उनको बाहरी संसार के बारे में जानने की इच्छा और बढ़ती गई थी, और वे भौगोलिक खोजों में रुचि लेने लगे, ठीक है। तो ये भी एक कारण था जिसने भौगोलिक विस्तार या भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि की। इसके दूसरा है आपका जिज्ञासु प्रकृति और शासकीय सहायता, यानी कि इनक्विसिटिव नेचर एंड गवर्नमेंटल हेल्प। 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अरब का सम्राट खलीफा विद्वानों को बहुत सहायता की थी, ठीक है। जो अरब का सम्राट था जिसका खलीफा जिसे कहते थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत सहायता की। उन्होंने यूनानी पुस्तकों को अधिक मूल्य पर खरीद कर एक पुस्तकालय स्थापित किया, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि यूनान और रोमन साम्राज्य जब था तो उस समय एक पुस्तकालय हुआ करता था जो बहुत फेमस था, जिसको हमने बताया था अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, जिसको हम सिकंदरिया भी कहते थे। सिकंदरिया जो कि था कहाँ पर? तो ये मिस्र देश में था, ठीक है, मिस्र देश में था। तो जब जब अरब साम्राज्य फैला तो उन्होंने क्या किया, यूनानी पुस्तकें जो थी यानी कि अलेक्जेंड्रिया में जो पुस्तकें रखी थी उन्हें अधिक मूल्यों पर खरीदा और फिर एक पुस्तकालय स्थापित किया अपने यहाँ यानी कि अरब क्षेत्र में, ठीक है। उसने यूनानी और रोमन विद्वानों की पुस्तकों को अरबी भाषा में अनुवाद कराया। ये भी आपको याद रखना है कि जो भी यूनानी और रोमन विद्वानों की पुस्तकें थी उन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद कराया, ठीक है। साथ ही साथ भारतीय गणित और संख्याओं के अध्ययन के लिए अरब शासकों ने भारतीय विद्वानों को बगदाद आमंत्रित किया, ठीक है। तो भारतीय विद्वानों को क्यों बुलाया था? गणित और संख्याओं को अध्ययन को सीखने के लिए। बगदाद, ठीक है, इराक की राजधानी है आपकी बगदाद, ये भी आप याद रखेंगे। आमंत्रित किया था और इसके लिए कई भारतीय ग्रंथों का भी अरबी में अनुवाद कराया, ठीक है। केवल यूनानी और रोमन का नहीं, भारतीय ग्रंथों का भी अनुवाद कराया। इस प्रकार अरब वासियों ने खुले मस्तिष्क से यूनानी और रोमन, ईरानी, भारतीय और चीनी विद्वानों के विचारों और कार्यों को संग्रहित किया।
यानी कि पूरे क्षेत्रों से जहाँ जहाँ उन्हें पता था कि ज्ञान में वृद्धि हो रही है या हुई है, वहाँ से उस ज्ञान को उन्होंने अपने अरब में आकर्षित करने के लिए पूर्णतः प्रयास किया। ठीक है, और आज आप देखेंगे कि यही पॉलिसी कहीं ना कहीं अमेरिका भी अपना रखी है। पूरे विश्व से जो टैलेंटेड युवा हैं वो अपने यहाँ अच्छे पैकेज में उन्हें अपने यहाँ काम पर रखता है, यानी कंपनियों पर रखता है, जिससे आज उसकी प्रगति आप देख सकते हैं। तो यही अरब वासियों ने भी, अरब के जो खलीफा थे, सम्राट थे, उन्होंने भी यही किया। अलग अलग क्षेत्रों से वो विद्वानों को बुलाते थे, यानी कि खुले मस्तिष्क से यूनानी, रोमन, ईरानी, भारतीय और चीनी विद्वानों के विचारों और कार्यों को संग्रहित करते थे, यानी अपने यहाँ बुलाते थे, चर्चा परिचर्चा करते थे और ज्ञान को बढ़ाते थे। ठीक है, इसके अलावा आपका तीर्थ यात्रा, तीसरा पॉइंट है तीर्थ, यानी कि द पिलग्रिमेज। इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक समर्थ व्यक्ति के लिए कम से कम एक बार मक्का की यात्रा आवश्यक मानी जाती है। ठीक है, मक्का मुस्लिम धर्म का या इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान है। ठीक है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ ये स्थान है, और आपको पता है कि मुस्लिम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने ही की थी। ठीक है, तो इसलिए ये तीर्थ स्थान है। धार्मिक तीर्थ स्थल मक्का की यात्रा करने प्रायः सभी इस्लाम देशों से लोग समूह में आते रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने देशों में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, वो एक बार अपने पूरे जीवन काल में मक्का की यात्रा जरूर करते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है, इससे अरब वासियों को विभिन्न देशों की भौगोलिक दशाओं को जानने का भी शुभ अवसर मिलता रहा। ठीक है, जब कोई भी कहीं भी कोई भी, या कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में जब कई देशों से लोग आते हैं, तो उनकी भावनाओं का, उनकी भाषा का, उनके रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा का आदान प्रदान होता है, जिससे उनको क्या पता चलता है कि दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी अपने आप जानकारी हो जाती है। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से आपको मक्का मदीना की लोकेशन दिखाने की कोशिश की गई है। ये आपका लाल सागर है, ये आपको पता है। ये फारस की खाड़ी है, यानी कि पर्शियन गल्फ है। ठीक है, ये आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ठीक है, तो सऊदी अरब के पश्चिम में, लाल सागर के पूर्व में ये आपका मक्का है। ठीक है, इसके ऊपर में जेद्दा है, ये आपका मदीना है। ये इस्लाम धर्म में सबसे प्रमुख स्थान है आपके मक्का और मदीना। ठीक है, तो मक्का की लोकेशन ये रही, मदीना की ये है, और जेद्दा की लोकेशन ये है, और रियाद इसकी राजधानी है, किसकी, सऊदी अरब की। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है आपकी व्यापारिक यात्रा, यानी कॉमर्शियल ट्रैवल। मुस्लिम समाज में व्यापार और व्यापारी को अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। आज भी आप देखेंगे तो व्यापार को ही सबसे अधिक इस्लाम धर्म में महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो अरबवासी जो थे वो हीरा, मोती, कीमती पत्थर, सुलेमानी मूंगा, फिरोजा तथा कई प्रकार की सुगंधित तेल आदि का व्यापार करने दूर दूर तक चले जाते थे। ठीक है, इस प्रकार अरब व्यापारियों ने लंबी लंबी यात्राएं करके महत्वपूर्ण भौगोलिक सूचनाएं एकत्रित की थी, जिनका उपयोग वो भौगोलिक अध्ययन में किया करते थे। ठीक है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए ये कोई स्थान है, यहाँ पर कई देशों से या कई क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को, यानी कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, इन अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों के पहनावा ओढ़ावा, खान पान, बातचीत, भावनाएं आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए इस क्षेत्र से लोग दूसरे देशों पर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि व्यापार करने के उद्देश्य से अरबवासी जाया करते थे, तो यहाँ जाकर भी इन्हीं चीज़ों के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मामलों में भौगोलिक ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी बड़े बड़े फिलोसफर थे या विद्वान थे, वो बहुत तीर्थ यात्रा करते थे। जैसे हमारे देश में ही विवेकानंद जी, वो हमेशा तीर्थ यात्रा ही करते रहते थे, इसलिए उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रहती थी। ठीक है, इसके बाद है आपका सांस्कृतिक संपर्क, यानी कल्चरल कांटेक्ट।
ठीक है। साम्राज्य विस्तार, तीर्थ यात्रा, व्यापारी यात्राओं व सांस्कृतिक यात्राओं आदि के द्वारा अरब वासियों का अपने से पूर्व विकसित अनेक प्राचीन संस्कृतियों जैसे यूनानी, रोमन, मिस्री मिस्री मतलब मिस्र, इराकी, भारतीय, चीनी आदि से संपर्क हुआ और वे इनकी अच्छाइयों और बुराइयों से परिचित हुए। ठीक है। यानी कि जब ये एक जगह पर आए, ठीक है, तो इनसे अरब वासियों को क्या सीखने को मिला कि इनकी अच्छाइयाँ क्या हैं और इनकी बुराइयाँ क्या हैं, इससे भी वो परिचित हुए। ठीक है। और विभिन्न सारी चीज़ें भी उनकी जानकारी में आती गई, जिससे उनके ज्ञान में लगातार वृद्धि होती गई। ठीक है। इसके बाद अगला है आपका भौगोलिक पर्यावरण। भौगोलिक पर्यावरण यानी जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। अरब की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की होने के कारण वर्ष के अधिकांश समयों में आकाश प्रायः साफ और मेघ रहित रहता है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है कि क्या कारण था कि इस्लाम जगत में भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई, तो उसका कारण क्या था? आकाश प्रायः साफ रहता है और मेघ रहित रहता है। क्योंकि अरब प्रायद्वीप को जब आपका देखेंगे जा करके, तो वहाँ पे कई सारे मरुस्थल आपको मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे कई सारे मरुस्थल देखिए, अब यहाँ पे एक मरुस्थल दिखाया भी गया है, इन नेफेड डेजर्ट। ठीक है। और रब अल खाली डेजर्ट, ये दो डेजर्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं, नफड डेजर्ट और रब अल खाली डेजर्ट दिखाया गया है। ठीक है। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, यानी कि वहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कि इन क्षेत्रों का तापमान बहुत ज़्यादा होता है और वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है। तो आकाश प्रायः साफ और मेघ रहित रहता था। रात में आकाश स्वच्छ होने से नक्षत्रों की गतियों, सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों, ठीक है, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण स्थितियों को आदि के प्रेक्षण में सुगमता प्राप्त हुई। जाहिर सी बात है कि रात में अगर आकाश आपका साफ होगा, मेघ रहित होगा, तो आपको तारे या आकाश पूरा स्वच्छ दिखाई देता है, तो प्रेक्षण करने में, किसी भी चीज़ की गणना करने में आसानी होती है। ठीक है। इस पर्यावरण से अरब खगोलवेत्ताओं को खगोलीय खोजों में विशेष सहायता प्राप्त हुई। खगोलीय मतलब अंतरिक्ष से संबंधित जो खोजें थी, उनको प्राप्त करने में या उनको गणना करने में अरब भूगोलवेत्ताओं को अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई। ठीक है। इसके बाद है आपका भाईचारा। भाईचारा का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना। ठीक है। लड़ाई झगड़ा ना करना, साथ में मिलना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की अच्छे समय में या बुरे समय में बराबर का साथ देना, ये आपका होता है भाईचारा। ठीक है। तो मुस्लिम जगत की विश्व बंधुत्व की भावना व उनके सार्वभौमिक चरित्र ने उनमें जाति, प्रजाति, राष्ट्रगान व भाषागत भेदभावों से उन्हें दूर रखा। ठीक है। इससे पारस्परिक ज्ञान के आदान प्रदान में वृद्धि आई। ठीक है। क्योंकि जब हम किसी का बुरा ही नहीं चाहेंगे, सबका अच्छा ही चाहेंगे, सब एक दूसरे का अच्छा चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जाति प्रजाति का कोई मतलब नहीं है, रंग भेद का कोई मतलब नहीं है, धर्म, जाति, धर्म, भाषा आदि का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इससे क्या होता है कि लोग खुले मन से चर्चा पर चर्चा करते हैं, जिससे क्या होता है कि ज्ञान के आदान प्रदान में वृद्धि होती है। ठीक है। इसके बाद अगला हो सकता है आपका सामुद्रिक यात्राओं ने भी अरब के क्षेत्रों में भौगोलिक ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि की। ठीक है। जैसे समुद्रिक यात्राओं के द्वारा ही अरब विद्वानों ने समुद्रों का खारापन, जलवायु, हवाएं, जनजीवन आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त की। उन्होंने महाद्वीपीय विस्तार एवं महासागर सीमाओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं, जैसे हम अगर पहले वाले चित्र पे ध्यान दें या इस चित्र पे ध्यान दें, तो ये तो अरब क्षेत्र है आपका, इसके बगल में आपका लाल सागर है, इसके बगल में आपकी फारस की खाड़ी है और नीचे आपका अरब सागर है। तो इन लोगों ने या अरब के विद्वानों ने इन जलीय क्षेत्रों में अत्यधिक यात्राएं की, जिससे उनको इसके क्षेत्र के खारेपन का पता चला। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ की ज्वार भाटा, जलवायु, हवाओं के बारे में भी विशेष जानकारी प्राप्त हुई। क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि जो अरब प्रायद्वीप है, ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर पानी की कमी है।
पानी की कमी है, स्वच्छ पानी की कमी है, ठीक है, बरसात भी नहीं होती है, लेकिन तेल की यहाँ पर बहुत अधिकता है। जो खनिज तेल आपका आता है, इंडिया इन्हीं देशों से आयात करता है खनिज तेल का, ठीक है। हम किसी सेपरेट वीडियो में इस क्षेत्र में पाए जाने तेल के इस क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज तेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज तो फिलहाल हम यही जान लेते हैं कि यहाँ पर भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई जो उसके क्या कारक रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की कि अरब भौगोलिक ज्ञान के विकास में कारक कौन कौन से थे, जिसमें हमने देखा साम्राज्य विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, जिज्ञासु प्रकृति यानी कि शासकीय सहायता, तीर्थ यात्रा, व्यापारिक यात्रा, सांस्कृतिक संपर्क, भौगोलिक पर्यावरण, इस्लामिक भाईचारा और सामुद्रिक सहायस्य कार्य, ठीक है। तो इनके बारे में हमने बात की आपसे। इस वीडियो का जो PDF है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।